नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट से राहत, दोहरी नागरिकता वाली याचिका खारिज। लखनऊ की एक स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर फैसला करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जज आलोक वर्मा ने इस मामले में 14 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और 28 जनवरी को अपना आदेश सुनाया। यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की गई थी। शिकायत में राहुल गांधी पर पीएनएस, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। यह मामला पहले रायबरेली की स्पेशल कोर्ट में दायर हुआ था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 दिसंबर को इसे रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हो रही आलोचना। प्रकाश आंबेडकर बोले, न्यायपालिका का न्यायिक आत्मसमर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय भेदभाव को लीगलाइज्ड कर दिया। चंद्रशेखर आजाद। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया सही। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के नए नियमों पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगाने के बाद इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। इस फैसले के बाद विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष और बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रपौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने कहा कि यह रोक संवैधानिक सिद्धांतों और वास्तविक समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा तक लोकतांत्रिक पहुंच के वादे के विरुद्ध है। लेखक और विचारक लक्ष्मण यादव ने इस फैसले पर अपनी राय रखते हुए लिखा कि मैंने पहले दिन से कहा था कि #यूजीसी रेगुलेशन एक साजिश और झोल है। घालमेल करके पहले दलितों, पिछड़ों को खुशफहमी में डाला, उधर सवर्णों से विरोध करवाया, इधर कोर्ट से रुकवा दिया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक्स पर लिखा कि इतिहास हमें याद दिलाता है कि न्यायिक निष्पक्षता अक्सर एक मिथक होती है। मायने यह रखता है कि कानून किस व्यवस्था की रक्षा करना चाहता है। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जातीय भेदभाव को लीगलाइज्ड कर दिया। पूर्व सांसद उदित राज ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अभी भारत के कुछ मनोवादी पाकिस्तान से युद्ध जीतने जैसी खुशी मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला आया कि यूजीसी के नए नियम को 19 मार्च तक रोका जाए। कुछ लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कोई बड़ी जंग में जीत हुई हो। जातीय नफरत से अधिक दुनिया में कोई हलाहल विष ना होगा। इसकी 1/4 ताकत पेपर लीक, निजीकरण के कारण नौकरियों का खात्मा और महंगी शिक्षा के विरोध में लगाई होती तो कितनों का भला हो गया होता। इतनी नफरत दलित, पिछड़े और आदिवासी से, इन्हें कुछ ना मिले, चाहे देश पिछड़ा रहे या खुद भिखारी बन जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जहां सवर्ण समुदाय के लोग इस रोक को अपनी जीत मान रहे हैं, वहीं दलित, SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्ग के संगठन इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने यूजीसी के भेदभाव संबंधी नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को सही फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया यह नियम लागू होने से सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था। मायावती के मुताबिक अगर यूजीसी इस नियम को लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत करती और जांच समिति में उच्च जाति समाज को भी प्राकृतिक न्याय के तहत उचित प्रतिनिधित्व देती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित है। मियां टिप्पणी पर हिमंता शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज, असम सीएम ने अपने बयान पर दी सफाई। लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत 27 जनवरी को दिए गए सीएम के बयानों को लेकर नई दिल्ली के हौस खास थाने में की गई। हर्ष मंदर का आरोप है कि इन बयानों से असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, उत्पीड़न और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। शिकायत में कहा गया है कि तिनसुकिया जिले के डिगबोई में कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे बयान दिए जिनसे उनके सामाजिक बहिष्कार और वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने को बढ़ावा मिलता है। मियां शब्द को असम में आम तौर पर अपमानजनक माना जाता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि बांग्लादेश से आए लोग खुद को मियां कहते हैं और उन्होंने कोई नया नाम नहीं दिया है। ब्रिटिश नागरिक अब बिना वीजा कर सकेंगे चीन की यात्रा, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। ब्रिटेन और चीन के बीच एक नया समझौता हुआ है जिसके तहत अब ब्रिटिश नागरिक 30 दिन से कम अवधि के लिए बिना वीजा के चीन की यात्रा कर सकेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया
कि यह सुविधा खास तौर पर कारोबार और घूमने के लिए चीन जाने वाले लोगों को मिलेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा कि चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है और वहां कारोबार बढ़ाने की लंबे समय से मांग थी। उन्होंने कहा कि कम अवधि की यात्रा के लिए वीजा नियमों में ढील देने से ब्रिटिश कंपनियों को विदेश में विस्तार करने में मदद मिलेगी और इससे देश के भीतर विकास और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री स्टारमर चीन के दौरे पर हैं और उन्होंने गुरुवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। अजीत पवार के विमान हादसे पर संजय राउत ने उठाए सवाल। राउत बोले, क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। एनसीपी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाने का देगी प्रस्ताव। सूत्र, अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं सुनेत्रा पवार। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, सरकार ने दी जानकारी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसकी पूरी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि यह हादसा कैसे हुआ और विमान में क्या तकनीकी गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। राउत ने अहमदाबाद विमान हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी इतना बड़ा हादसा हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई। जांच के लिए डीजीसीए और दूसरी टीमें बनी, लेकिन अब तक सच्चाई सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि डीजीसीए हर बार जांच की घोषणा करती है, लेकिन ठोस नतीजे सामने नहीं आते। राउत के मुताबिक अजीत पवार जैसे बड़े और लोकप्रिय नेता की इस हादसे में मौत से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश सदमे में है। इसलिए इस मामले की पारदर्शी और गंभीर जांच जरूरी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नरहरि सिरवाल ने कहा है कि जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने इस मुद्दे पर सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है और संभावना है कि वह अजीत पवार की खाली हुई सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रस्ताव में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की बात शामिल है और इस पर चर्चा के लिए नेताओं के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने की उम्मीद है। इस बीच प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच तेजी से चल रही है। मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि बारामती के पास हुए इस दुखद हादसे के तुरंत बाद सभी बचाव और जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया था और पूरी पारदर्शी व समयबद्ध जांच उनकी प्राथमिकता है। जांच के लिए एएआईबी दिल्ली से 3 अधिकारियों की टीम और डीजीसीए के मुंबई रीजनल ऑफिस से 3 अधिकारियों की दूसरी टीम 28 जनवरी को मौके पर पहुंची। एएआईबी के डायरेक्टर जनरल भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे थे। मंत्रालय ने कहा कि जांच तय प्रक्रिया और एएआईबी रूल्स 2025 के तहत की जा रही है। खड़गे और राहुल से मिले शशि थरूर, बोले पार्टी में सब ठीक, कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक संसद भवन परिसर में खड़गे के कक्ष में हुई और समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह 1 घंटे से ज्यादा चली। मुलाकात के बाद थरूर ने कहा कि उनकी दोनों नेताओं के साथ अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई है और पार्टी में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की चर्चा पर शशि थरूर ने साफ कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं हुई और उन्हें किसी पद के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और उनका ध्यान अपने वोटरों के हितों को संसद में उठाने पर है। थरूर ने दोनों नेताओं के साथ अपनी मुलाकात की एक फोटो भी एक्स पर शेयर की और लिखा कि भारत के लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हुए हम सब एक ही पेज पर हैं। बता दें कि हाल के दिनों में उनके पार्टी से नाराज होने की अटकलों के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक। सीजेआई बोले यूजीसी के नियम पहली नजर में ही अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों पर गुरुवार 29 जनवरी को अहम सुनवाई करते हुए इनके लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है।
बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी नियमावली 2026 अधिसूचित की थी, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता समिति बनाना अनिवार्य किया गया है, जो जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लाए गए हैं। इन्हें 2012 के पुराने नियमों की जगह लाया गया, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि नियम 3C में भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित है, जिससे सवर्ण छात्रों को संरक्षण नहीं मिलता। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। राजस्थान की साध्वी प्रेम बैसा की रहस्यमयी मौत के 4 घंटे बाद का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल। पश्चिमी राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बैसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। बुधवार शाम उन्हें बोरानाड़ा आश्रम से जोधपुर के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक साध्वी को बुखार था और आश्रम में बुलाए गए कंपाउंडर ने इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ ही मिनट बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने उस कंपाउंडर को हिरासत में लेकर उसके मेडिकल उपकरण जब्त कर लिए हैं। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इसे संदिग्ध बताया है। वहीं जो इस मामले में ध्यान देने वाली बात है और शक को गहरा करती है, वो यह है कि मौत के करीब 4 घंटे बाद साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था। इंस्टाग्राम पोस्ट में वह अपने फॉलोअर्स को नमस्ते करती हुई दिख रही थी और कैप्शन में लिखा था कि मैंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए हर पल जिया है। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, दुनिया के योग गुरुओं और पूजनीय संतों और ऋषियों का आशीर्वाद मिला। मैं आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संतों और ऋषियों को पत्र लिखकर अग्नि परीक्षा का अनुरोध किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ, लेकिन मुझे भगवान और पूजनीय संतों और ऋषियों पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे जीवन काल में नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद मुझे निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आर्यन खान की सीरीज पर समीर वानखेड़े को कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े चर्चित अधिकारी समीर वानखेड़े को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को वानखेड़े की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आर्यन खान की निर्देशित सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार गौरव ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के पास क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने वानखेड़े को सही अदालत में नई याचिका दायर करने की छूट दी। दरअसल समीर वानखेड़े और आर्यन खान के बीच तनातनी की शुरुआत 2021 में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से हुई थी। वानखेड़े ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि आर्यन को फंसाया गया। फिर वानखेड़े पर भी मुकदमा चला था। इसी घटना को लेकर समीर वानखेड़े आरोप लगाते हैं कि उनसे बदला लेने के लिए सीरीज में उनकी छवि को खराब दिखाया गया। उन्होंने कुछ हिस्से हटाने और 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।